नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल परिवार। दोस्तों, हर एक वीक में हमारी क्यूएनए सीरीज आती है, इसका बहुत वेट करते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश करे हैं और मैंने बताया भी था कि 8 बजे तक अगर क्वेश्चन आप पोस्ट करते हैं तो मैं लेने की कोशिश करूँगा। ऑफकोर्स दोस्तों, बहुत सारे अदर वीडियोज़ भी होते हैं, तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ उन सबसे जिनका क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट वीक ज़रूर लूँगा। और जिनका क्वेश्चन मैं लिया हूँ दोस्तों, उनसे भी सीखने की कोशिश करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्यूएनए सीरीज़ को। सबसे पहले क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है ब्योमकेश हालदार जी का, हाउ टू असेस अंडर वैल्यूड स्टॉक विद अ गुड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये देखना पड़ता है। बहुत लोग समझते हैं कि अंडर वैल्यूड का मतलब होता है पी रेशियो कम होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। हमें पीईजी रेशियो के बारे में बात करना चाहिए। प्राइस अर्निंग ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल होता है। जैसे कि आपने देखा कि पिछले कुछ समय से प्राइस टू अर्निंग रेशियो सारे केमिकल सेक्टर के अच्छे थे, लेकिन उनके पीईजी रेशियो बात की जाए वो भी अंडर वैल्यूड थे। लेकिन जिन्होंने ग्रोथ पे बेट करा उनका पैसा बहुत ही मल्टीपल टाइम्स हुआ। और जो ऐसे स्टॉक्स हैं जो पिछले बहुत समय से चल रहे थे, तो आज हमें एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बात की जाए रेवेन्यू की, ग्रोथ की, आपने देखा होगा कि एस्ट्रल प्रोटेक्ट में क्या हुआ। प्योर शॉट हमें 10 सालों में एक मल्टीपैक रिटर्न इसलिए देखने को मिला बिकॉज उनके ग्रोथ एकदम कंटिन्यूस थे। तो प्राइस टू अर्निंग से हमेशा आप जज नहीं कर सकते। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग जो ग्रोथ होता है दोस्तों, वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मीन्स एग्जांपल के तौर पे मुथूट फाइनेंस क्या होता है। एक ऐसी कंपनी है जिनका प्राइस टू अर्निंग बहुत ही कम है और उनकी ग्रोथ भी दोस्तों बहुत ही फैंटास्टिक है। तो ऐसे स्टॉक मुझे अंडर वैल्यू लगते हैं। बात की जाए आपको अच्छे से पता है पेट्रोनेट एलएनजी भी दोस्तों मैंने कवर किया था, वो भी मुझे बहुत ही अंडर वैल्यू लगता है। निपॉन इंडिया भी मुझे बहुत ही अंडर वैल्यूड लगता है। ये सब स्टॉक आप खुद ही दोस्तों पता लगा सकते हैं बहुत सारे मेट्रिक यूज़ करने के बाद कि कौन सा अच्छा स्टॉक है। बिजनेस को भी एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले टाइम में उनके बिजनेस रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। ओके गाइस, तो इधर पे मैंने मुथूट फाइनेंस को लेकर कवर किया था। बहुत कंट्रोवर्सी में मुझे देखने को मिला कि भाई आपको पता नहीं है कि मुथूट फाइनेंस का अगर चेयरमैन पास हो चुके हैं तो मीन्स कंपनी चलाने वाले बहुत लोग होते हैं। ऑफकोर्स मुझे बहुत पता है, मैंने भी बिजनेस से बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, लेकिन मैंने उनको लिए इस वीडियो को शूट करा था लास्ट टाइम कि मुथूट फाइनेंस की इस न्यूज़ की वजह से ऑपरेटर गेम खेल सकते थे। और इधर पे मैंने यही बताया है कि अगर वो गिरे तो आपको उधर पे उठाना है। बस न्यूज़ थी इसलिए कवर किया। तो भाई इनके जो एमजी जो जॉर्ज मुथूट है, मे बी वो पोजीशन ले पाए, लेकिन यस, देखना बनता है कि आने वाले टाइम में मुथूट फाइनेंस कैसा होगा। बिकॉज एक गोल्ड लोन की वजह से इनका बिजनेस चलता है, तो गोल्ड के प्राइस में कमी होगी तो ऑफकोर्स एक सेंटिमेंटल गिरावट देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक पेंट सेक्टर, जैसे क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सारा चीज़ फैक्टर इन हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मैंने इसलिए दोस्तों उस वीडियो को बनाया था। थर्ड क्वेश्चन अगर मैं लेना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि आकाश अक्षय 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 भंडारी जी क्वेश्चन है कि 50% ऑफ पोर्टफोलियो इज इन्वेस्टेड इन IRCTC एंड HDFC AMC। व्हाट वैल्यूएशन ऑफ द बोथ कंपनीज यू थिंक आफ्टर 10 ईयर्स। ऑफ कोर्स वेरी पॉजिटिव। मुझे लगता है कि 10 सालों में HDFC AMC यहाँ से 10 से 15 गुना होना चाहिए। और एटलीस्ट IRCTC की बात की जाए तो मुझे तो 10 गुना एकदम होने की उम्मीद है। बिकॉज दोनों कंपनी एक मोड क्रिएट करती है। मोनोपोली तो IRCTC है, लेकिन ये मोनोपोली तो नहीं है नहीं। लेकिन जैसा कि चूंकि बैंक में आप जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो म्यूचुअल फंड को आराम से ये ग्रैब कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से IRCTC और HDFC बहुत अच्छी कंपनी। लेकिन अगर आप 50% पोर्टफोलियो में इन दोनों को ही वेटेज दिए हैं तो बहुत ज़्यादा वेटेज है, थोड़ा रिड्यूस करिए। और इधर पे टॉप टॉप जो ब्रांड वाली कंपनी है जो FD से जैसे सुरक्षित है, मैं हमेशा मैं लेके आता हूँ, जैसे HDFC लिमिटेड हो गए, लाइक HUL हो गए, उनसे कोई प्राथमिकता दीजिए। 50% लोकेशन दो स्टॉक के लिए थोड़ी सी हानिकारक है। मुझे पता नहीं कि आपका पोर्टफोलियो साइज कितना है, लेकिन जितना भी है उस हिसाब से 50% दो स्टॉक में थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, तो गुड क्वेश्चन। धीरज जी का क्वेश्चन है कि भाई विल फाइनेंस सेक्टर फॉल आफ्टर NPA अनाउंसमेंट एंड व्हेन इट विल बी अनाउंस एंड इज इट गुड लेवल टू बाई HDFC बैंक। लुक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि NPA जो स्थगित हुआ है इसके पीछे RBI के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी है, उन्होंने देखा है। तो मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि OFS के पहले OFS के बाद माल को खरीदा जाए, शेयर को खरीदा जाए, लेकिन OFS के पहले और OFS के बाद शेयर में कुछ अलग ही कहानी होती है। आपने देखा है कैसे IRCTC OFS के पहले 1800 तक जा चुका था, उसके बाद फिर से OFS आया 1400 का, और उसके बाद फिर से वो स्टॉक 1400 से कितना जा चुका है, 2000। तो देखिए, ये हो गया टाइमिंग ऑफ द मार्केट। अगर इस सोच से अगर आप गेम प्ले करते हैं कि भाई NPA के डिक्लेरेशन के बाद ही मैं निवेश करूंगा, तो हो सकता है कि मार्केट उसको और भगा दे और अच्छी न्यूज़ आ जाए, RBI कुछ अच्छा डिसीजन ले बैंकों को लेके, तो प्राइस और भाग जाए। क्वालिटी बैंक होगा तो ऑफकोर्स बाइंग करके चलिए। HDFC बैंक जरूर बाई कर सकते हैं 2000 के टारगेट के लिए आने वाले 1 सालों में। के सचिन जी ये क्वेश्चन है कि सर बॉन्ड यील्ड हैज़ बिन इंक्रीज फ्रॉम 0.9% टू 1.55%। बहुत ही बहुत ही ये चिंता वाला विषय है, बिकॉज बॉन्ड मार्केट का बढ़ना इक्विटी के लिए अच्छा नहीं होता है। व्हाट इफ इट इज़ इंक्रीज टू 2%। मुझे लगता नहीं कि 2% इंक्रीज होने वाला है। 2% इंक्रीज होगा तो बहुत पैसा इक्विटी से आ जाएगा, जो मीन्स क्रैश का संभावना तो हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जैसा कि अगर आपको भारत के ग्रोथ भरोसा होना चाहिए, आपको लगता है कि भारत आने वाले टाइम में ग्रोथ नहीं करेगा, देखिए इधर पे
आप अगर सोचें तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में उछला कूदी हो रही है। जिनको मौका नहीं मिला इक्विटी मार्केट में 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 रुपये निवेश करने का, वो चाहते हैं कि मार्केट गिराएं। इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर आप झुनझुनवाला सर को फॉलो करते हैं, वॉरेन बफे को फॉलो करते हैं, तो लोग एक ही बात बोलते हैं कि नेवर बेट अगेंस्ट योर कंट्री, है ना। और खासकर अगर हम लोग इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो भाई ये हमारी खुशकिस्मती है। मुझे दोस्तों अगर 2 साल रिटर्न नहीं भी मिलता है, मैं आपको खुल के बताता हूँ, मुझे उफ नहीं होगा। बिकॉज मुझे पता है कि पेशेंस इज द गेम। हमने बहुत सारे स्टॉक में बस पेशेंस रख के और थोड़ा डेयरिंग दिखा के अपने एनालिसिस पे आज बहुत ही लाखों कमाए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट टर्म देखें तो वोलेटाइल रहेगा, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो अपना एसएल लेके काम करें, बिकॉज एसएल इज द की। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ऑफकोर्स ऑल्सो पीच पे बने रहें, बिकॉज ज़रूर होगा। आपने बोला है कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऑफकोर्स अपना एसएल ले काम करें। अगर आपको लगता है कि एक लॉस बुक कर लेना चाहिए, तो एक ऐसा स्टॉक जो आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, जिनमें क्वेश्चन मार्क है, उसको डम करके कोई हाई ग्रोथ स्टॉक पे ले सकते हैं, जहाँ के पी भी ठीक ठाक है और उनमें आने वाले टाइम में अच्छा खासा एक मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है, जस्ट लाइक टाइटन। और ऐसा क्यों? तो गोल्ड के प्राइसेस में वृद्धि हो रही है तो इनको बहुत ही फायदा हो सकता है इन फ्यूचर। ओके, गुड क्वेश्चन राजू जी का कि भाई हाउ डज हाई पी ऑफ ए हाई ग्रोथ स्टॉक गेट्स एडजस्टेड, लाइक एग्जाम्पल डिक्सन एफएल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनके ईपीएस हाई पी से मतलब नहीं है, प्राइस टू अर्निंग का आपको पता है दोस्तों क्या होता है, प्राइस बाय अर्निंग, अर्निंग पर शेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनके ईपीएस बढ़ते रहे, है ना, और प्राइस एक समय के बाद क्या हुआ, सैचुरेट तो होना ही है। लॉन्ग टर्म तक कोई भी स्टॉक भागते नहीं रह सकता है, उसको ब्रेक लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईपीएस बढ़ेगा तो प्राइस टू अर्निंग अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। और इधर पे जैसे मैंने बताया कि पहले ही, प्राइस टू अर्निंग से हमेशा लोग धोखा खा जाते हैं। मीन्स 80% ठीक हो तो 20% धोखा खा जाते हैं। प्राइस अर्निंग ग्रोथ देखिए कि आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ है और आने वाले टाइम में इनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, इनके रोड मैप कैसे हैं, मैनेजमेंट क्या बोल रही है, तो उधर पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। वरना आपके सामने प्राइस अर्निंग देख देख के वो चीज़ महंगा भी होते जाता है। लेकिन मैं बहुत महंगे स्टॉक खरीदने की राय नहीं देता हूँ। ऑफकोर्स अगर देता भी हूँ तो अपना एसआईपी वे से काम कर सकते हैं, और उन्हीं में जिनको आप पे इमेंस ग्रोथ दिखाई पड़ता है और इमेंस फेथ है। तो एचडीएफसी बैंक और आईएफसी कब भागेगा तो लोग पकड़ नहीं पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने आईआरसीटीसी में 10 महीने इंतजार किया, उसके बाद 200 बम्पर रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो यही होता है, एक गुड न्यूज़ जब आती है तो लोग मीन्स उस टॉप में खरीदना चाहते हैं। तो क्वालिटी की बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक सुपर टॉपिक, आईआरएफसी सुपर टॉपिक। और आईआरएफसी को दोस्तों मैं सुपर टॉपिक इसलिए बोलता हूँ बिकॉज कोई एनपीए नहीं है और इन ऑपरेटर एकदम एक्टिव है, इसको प्राइस को गिराया जा रहा है। अब यस बहुत तेज़ से नहीं भाग सकता, लेकिन जैसे मैंने बताया है कि अगर आपको ऐसी कंपनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक वेल्थ क्रिएट करते रहे धीरे धीरे और जिन पे कोई रिस्क ना हो, तो 15 से 20% सीएजीआर के हिसाब से आईआरएफसी बहुत अच्छी कंपनी है। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में ये 100 के ऊपर दिखाई पड़ सकती है। बैंक ऑफ ब्रदर शेयर, ओके संजय जी, मैं इसको ट्रैक नहीं करता। मैं बोलूँगा कि इधर पे अगर लेते भी हैं तो अपना भाई एसएल ले काम करें, ये सब ट्रेडिंग के लिए सही है। अच्छा, नॉर्थ इंडिया में 8 बजे डिनर का टाइमिंग होता है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि 8-9 बजे तक ही मैं इस वीडियो को पोस्ट करूँ, बिकॉज बहुत सारे सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट है कि सर 8-9 बजे से करिएगा, बिकॉज वो देख के बहुत उसको बिग बॉस पे देखते थे बीच में। तो एनीवेज कोई दिक्कत नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा टाइमिंग में करूँ कि भाई आपका सब कुछ सही रहे। अच्छा, अबाउट वोडाफोन आइडिया, ऑफ कोर्स नो, बिकॉज वोडाफोन इंडिया में कंटिन्यूसली हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक डाउन साइड कस्टमर बेस में उनके लॉस दिखाई पड़ रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको सीखने वाली चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। इधर पे क्या क्वेश्चन है कि नितिन जी क्वेश्चन है कि सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास एक फिक्स अमाउंट है 80,000, मैं जॉब नहीं करूँगा। क्यों भाई जॉब क्यों नहीं करोगे? किसी इंसान के पास बिलियंस ऑफ पैसे रहते हैं ना, वो लोग भी काम करते हैं। अगर वॉरेन बफेट बोलेंगे मैं जॉब नहीं करूंगा, अंबानी जी बोलेंगे जॉब नहीं करूंगा, तो बिल्कुल भी जस्टिफाई, मुझे पता नहीं कंडीशन आपकी कैसी है, लेकिन 80,000 है, मैं जॉब नहीं करूंगा, तो ये गलत चीज़ है। आपको जॉब करते रहना है और इसमें अमाउंट से ऐड भी नहीं कर सकता। ओके, क्या इसके भरोसे मैं स्टॉक मार्केट में करियर बना सकता हूँ? देखिए, स्टॉक मार्केट करियर 2 तरीके से होता है। एक होता है आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके भाई लॉन्ग टर्म निवेशक बनो, और एक होता है ट्रेडर बनो। ट्रेडिंग करोगे, स्टूडेंट हो, अच्छे खासे नॉलेज नहीं है, वो 80,000 ऑप्शन और फ्यूचर्स में ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे पानी पूरी के प्लेट से पानी पूरी गायब हो जाते हैं, है ना। तो ये गलती मत करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लॉन्ग टर्म तक सोचिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए समय देना पड़ेगा। ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसके भरोसे बैठे रहना है, नहीं बैठे रहना है, ये तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कैलिबर रखते हो, आपके अंदर कितने कैली है। लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत अप्रोच है कि मैं कोई काम नहीं करूँगा 80 से मैं देख रेख हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको मीन्स ऐड करते रहना है वैल्यू एडिशन, और करते भी हैं तो इसके लिए आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं तो आपको समय चाहिए, तो समय देना चाहते हैं तो हाई ग्रोथ स्टॉक पर निवेश कर सकते हैं, और 10-15 साल में हो सकता है कि आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले। लेकिन ये गलत अप्रोच है कि मैं कुछ काम नहीं करूँगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप चाहे डिसएग्री कर सकते हैं। तो भाई ये रहा दोस्तों मेरा आंसर।
पिंकी जी क्वेश्चन है। नमस्कार पिंकी जी, किस स्विंग ट्रेड की कॉल ज़रूरत है? ऑफकोर्स मैं बहुत सारे कॉल्स देता हूँ स्विंग की। मैं बोलता हूँ कि इधर पे आप बाइंग कर सकते हैं और एकदम एमओएस पे है, एकदम बाई करिए। मैंने बाटा, प्लीज़ मेरी कम्युनिटी जो टैब है उसको फॉलो करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन मैं रेगुलरली देता रहता हूँ। यस, मैं सोच रहा हूँ कि सेपरेटली करूँ, कैसा व्यू है ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। एनीवेज, मंगर जी क्वेश्चन है, गेमिंग जी क्वेश्चन है, क्रूड ऑयल के रेट बढ़ने से शेयर मार्केट में कौन से शेयर पे कैसा प्रभाव पड़ सकता है? आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है, इससे शेयर मार्केट में रैली खत्म हो सकती है क्या? देखिए, अभी तक कोई आरबीआई ने कुछ नहीं बोला है कि वो क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट में चेंज करेंगे। वो इंटरेस्ट रेट में चेंज करने के ऊपर अगर क्वेश्चन करते हैं, अपना कॉन्फ्रेंस देते हैं, तो उसकी बात अलग है। लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइस चलते हैं तो केमिकल और ऑयल रिफाइनिंग कंपनी को लेके बहुत ही अच्छा, मतलब ऑयल रिफाइनिंग कंपनी को लेके अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिलती हैं। और इधर पे जितने भी केमिकल और बात की जाए पेंट शटर को अच्छी खासी रिकवरी देखने को नहीं मिलती है, गिरावट होती है, बिकॉज उनके कच्चे सामान के दाम बढ़ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर तेल वाले जो दाम होते हैं उससे क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन होता है, जहाँ से बॉन्ड मिल बढ़ते हैं और जहाँ से इक्विटी से पैसा ट्रांसफ़र होता है। सब एक दूसरे का चक्कर दोस्तों, सब कोई घिरा हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर बढ़ता है क्रूड ऑयल के प्राइस तो ये लॉन्ग टर्म तक परमानेंट नहीं रहने वाला। तो इधर पे जो अच्छी खासी कंपनी है जो क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइस से गिर रही है, उधर पर निवेश करने का मौका ढूंढ सकते हैं। और मार्केट को कोई बॉटम मत करिए। ऐसे 10 साल में 20 साल में कितने बार क्रूड ऑयल के प्राइस भागते हैं, गोल्ड के प्राइस भागते हैं, गिरते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी हमेशा टिकी हुई रहती है। तो बैटिंग करते रहिए, जस्ट लाइक राहुल द्रविड़। कैप्लिन पॉइंट लिमिटेड, जी हाँ, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि कैप्लिन लैब पॉइंट पे कुछ वीडियो बनाइए, कुछ प्रतिक्रिया दीजिए। यस, मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। मैं दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान देने से बहुत डरता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे अब सीरियसली बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सबको ऑथेंटिक न्यूज़ दिया जाए। तो मैं अपनी रिसर्च कंडक्ट करके एंड करने ही वाला हूँ। जल्दी ही मैं इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, जस्ट लाइक प्रिंस पाई, जैसा आपके मीन्स रिक्वेस्ट था। इंडिया मार्ट इंटर मैच एंट्री लेवल ऑफ कॉस्ट जो करंट मार्केट प्राइस से सही है 7,600 और 7,700 जा सकता है। इसको ना बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और ये 23.6% का होता है। तो इधर पे भी चाहे तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 300-400 पॉइंट के लिए क्या कंजूसी करना है ना। उधर पे चाहे तो ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। इधर पे मुकेश सर, एक और बात सर, फ्राइडे को निफ्टी बिलो 15,000 हुआ था, पर आज सैटरडे है तो कैसे 15,500 दिखा रहा है? ग्लिच देखने को मिल रहा है, डमी ट्रेडिंग भी होती हैं। और जीरोधा ने पहले बोला था कि ग्लिच देखने को मिलेगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है। प्लीज़ रिप्लाई माई प्रीवियस क्वेश्चन अबाउट योर व्यूज और मार्केट वोलेटिलिटी एंड बाइंग लेवल ऑफ रिलायंस। अच्छा बाप रे, नवीन फ्लोरिन, प्लीज़ फॉलो माई स्टॉक फटाफट सीरीज़, मैं जल्दी ही लाऊंगा और मैं कोशिश करता हूँ कि इन सब के वीडियो बनाऊंगा। तो इधर पे बहुत सारे बाइंग लेवल पूछे हैं, तो प्लीज़ माफ़ करिए, अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी आप घबराना नहीं है। 15,000 के नीचे रहेगा तो गेम प्लान क्या होगा? और मंडे को एक गैप अप ओपनिंग खोलने की उम्मीद है, बिकॉज फेडरल रिजर्व के जो चेयर ऑफ है जेरोम पावेल, उन्होंने कुछ ऑप्टिमिज्म वाला बयान दिया है। और जहाँ पे 2% की रैली हमें डो जोन्स में दिखाई पड़ रही थी, तो मार्केट में 100 पॉइंट से 150 पॉइंट की एक गैप अप खोलने की उम्मीद दिखाई पड़ती है। तो उधर पे घबराना नहीं है। और इधर पे बहुत सारे स्टॉक्स एस्टेबल के टॉपिक्स दिखाई पड़ते हैं, तो स्टॉक फटाफट को फॉलो करिए, आपको बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएगी चुटकियों में। IEX कैसा है? ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा। अंकुर जी, सॉरी अंकुश जी, बहुत ही अच्छी कंपनी है IEX, एकदम कीप होल्डिंग। और भारतीय एयरटेल, अक्षय जी का फिर से क्वेश्चन है कि 2 साल टारगेट। देखिए, अगर 700 को तोड़ देगा तो मुझे पक्का यकीन है कि भारतीय एयरटेल यहाँ से 1000 जा सकता है। लेकिन 700 का ह्यूज रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके भारतीय एयरटेल दोस्तों हमें आने वाले टाइम में 1000 के लेवल पर जाते हुए देखने को मिल सकता है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है। इन सब बिजनेस चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर VI की एग्जिट होती है, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो एयरटेल और जियो के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। भारतीय एयरटेल को दोस्तों मैंने खुद ही खरीदा है, मैंने पोर्टफोलियो का स्टॉक है, चाहे तो उधर बाइंग कर सकते हैं, खराब कंपनी नहीं है। ओके शुभम जी, क्वेश्चन है, बहुत प्यारे सब्सक्राइबर है, बहुत सारा कमेंट सीखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडेंट लोग मुझे फॉलो करते हैं। सही बता रहा हूँ, 10 साल अगर मेरा चैनल 10 साल टिक गया तो एकदम हम लोग STFL के परिवार में सबका पैसा बनेगा, इस बात का ध्यान रखिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़्यादा पैसा बनेगा। तो भैया, एक स्टूडेंट का इनकम सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट से आता होगा, और साल भर में मानिए उसका इनकम 2.5 लाख से नीचे होगा, तब क्या उसको इनकम टैक्स पर लगेगा? आप प्लीज़ टैक्स पर वीडियो बनाया करिए। नहीं नहीं लगेगा, है ना। आपका इनकम अगर शेयर मार्केट से आता है तो ऑफकोर्स ध्यान रखिएगा, वो भी एक तरह का इनकम ही होता है, तो उस पर टैक्स नहीं लगने वाला, ध्यान रखिएगा। और आपने लास्ट क्यों ने बोला था कि इस बारे में वीडियो बनाएंगे, पर अभी तक नहीं बनाई। ठीक है भाई, देखो मैं इतना टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास जितने भी थोड़ी सी नॉलेज है ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप सब तक पहुंचाया जाए, एकदम अनबायस्ड होकर। तो मेरे हिसाब से ये इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आता है, और 2.5 लाख से नीचे इनकम करते हैं, बिकॉज ये भी एक तरह का ट्रेडिंग क्या होता है, प्रोफेशन ही होता है। तो इधर फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक CA को 300-400 रुपये लेंगे, है ना, उनसे बात करके अपने आप को मीन्स जो नॉलेज है उसको और बेहतरूस करें, और इसको लेकर एकदम क्लियर हो जाए। तो मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए। और जल्दी ही मेरे पास जो नॉलेज है, मैं कैसे अपने फंड को मैनेज करता हूँ, कैसे मैं CA से बात करता हूँ, वो सब भी दोस्तों आपसे डिस्कस कर सकता हूँ जल्दी ही। भरत जी क्वेश्चन है कि सर टेक्निकल ज़्यादा नहीं आता, पर
फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सपोर्ट के आसपास बाई करके स्टॉप लॉस लगा के पोजिशनल ट्रेडिंग करे तो सही रहता है। ऐसा करके 25K का प्रॉफिट कमाया है। आई एम राइट टू, अच्छा सही बात में ऑफकोर्स कि अच्छी कंपनी हमेशा आपको पैसा बना के देगी। बीच में रिलायंस को लेकर हाई अल्लाह हो गया, क्लियर कर दो। मैंने 1800 के लेवल पे 1850 पे कितने बार बोला कि नॉइस को कट करो मेरे भाई और रिलायंस को खरीदो, बिकॉज एक ऐसा चीज़ है, साइकोलॉजी समझो। आने वाले टाइम में मार्च का एंड होगा, रिजल्ट का सिलसिला शुरू होगा, टोटल के प्राइस में रिकवरी आ रही है, 53% जो प्रॉफिट है इधर से ही आता है, तो इनमें तेज़ी आएगी। रिलायंस 2100 का सपोर्ट तोड़ सकता है, 2200 भी जा सकता है, सेम वही देखने को मिल रहा है। इसीलिए अच्छी कंपनी पे निवेश करते हैं, ऐसा नहीं लगाते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते भी हैं, अगर आप फंस भी जाते हैं तो रिकवर भी जरूर करेगा। एशियन पेंट हो गया, बजट पेंट हो गया, थोड़ी ना 2200-2300 पे पड़ा रहेगा, वो रिकवरी देगा दोस्तों। आज नहीं देगा तो कल देगा, है ना, तो कल माल बेचेंगे, है कि नहीं। तो उधर पे चाहे तो लॉन्ग टर्म निवेश अगर होल्ड कर सकते हैं तो बिना एसएल के काम कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो अपना इमोशन को हटाइए और एसएल को ले काम करिए। मेरे सजेशन यही रहेगी। लेकिन ये जो गया है, आपको अगर इसमें मज़ा आ रहा है, पैसा कमा रहे हैं तो गलत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा मार्केट बुल फेस में, इसलिए पैसा आसानी से बन जा रहा है। बियर फेस में रहेगा, कंसोलिडेशन में रहेगा तो पैसा नहीं बनेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो ऐसा लाया काम करिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो बिना एसएल का भी काम कर सकते हैं। लेकिन यस, वो स्टॉक फंडामेंटली अच्छा होना चाहिए और STFL मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे होना चाहिए, इस बात का ध्यान रख सकते हैं। धीरज भाई, कितने बार ये क्वेश्चन आप पूछोगे। यस, SBI मतलब प्लीज एडवाइस इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन SBI इंटरनेशनल एक्सेस फंड। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, में इतना सारा फंड मीन्स इंटरनेशनल फंड हो गए, लोकल फंड हो गए, डोमेस्टिक फंड हो गए, इन सब को निवेश नहीं करता हूँ। मेरा टारगेट अब यही है। मैं अपना बता रहा हूँ दोस्तों, मैं प्लीज़ फॉलो करना करिए, वरना इट्स ओके, किसको मैं बोल नहीं रहा हूँ कि फॉलो करना है। मैं गोल्ड ETF में भी निवेश करने वाला हूँ, बिकॉज गोल्ड के प्राइस ठीक हो रहे हैं। मेरे घर में कुछ एक माहौल भी पैदा हो गया शादी वादी का, तो इन्वेस्ट पर्सनल चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैंने गोल्ड पे कुछ निवेश किया भी हुआ हूँ, और 44 लाख लगभग 43,000 के लगभग खराब मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड गिरता भी है तो 41 लाख लगभग गिरता है, तो मेरे हिसाब से 20% करेक्ट हो चुका है। जिनको बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका चाहिए था गोल्ड में निवेश करने का, तो चाहे तो निवेश कर सकते हैं, अच्छा खासा मौका मिल रहा है। प्लीज़ एडवाइस इफ इट इज़ ट्रू दैट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज लॉन्ग टर्म में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ये सब धीमे चलता है लेकिन रिटर्न ठीक ठाक मिलता है। वेल टूली टेलिंग भाई, बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन मार्केट टर्न्स रेड ओनली। ओके, इट्स अ बेस्ट टाइम। ऑफ कोर्स एवरीवन नोज कि जब मार्केट गिरे तो उधर माल लपकना है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो स्टॉक भागे जा रहा है। अब 1000 से रैली आता है दोस्तों, बात की जाए एस्ट्रल पॉलिटेक्निक में 2200 से जाता है, डिक्सन में रैली आता है 3000 से जाता है 20,000 पे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा रेट का इंतजार मत करिएगा, रेड होगा तो भैया आपको बहुत ज़्यादा चूना लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो स्टॉक में रैली है, अप ट्रेंड में है, 8% का डिप, सुन लीजिए ध्यान से, हर एक खासा अच्छा खासा मौका हो सकता है लॉन्ग टर्म तक ऐड करने के लिए। बिकॉज आपने देखा कि दीपक नाइटेड को मैंने हर डिप में बाई करने के लिए बोला था, कम से कम 7 से 8% एफएल भी गिरता है, भागता है, वही मौका होता है उधर पर। किंतु परंतु नहीं करिएगा, अपने रिसर्च को मजबूत बनाइए और जिस स्टॉक को मिल जाए उसको दबोच लीजिए, भले वो लॉन्ग टर्म में कैसा ही परफॉर्मेंस करे। लेकिन यस, आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको ट्रैक करते रहें। बिकॉज मेरा स्टॉक अगर अंडर परफॉर्म नहीं करता है तो मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ, बिकॉज मेरी रिसर्च इतनी तगड़ी होती है। लास्ट में नहीं करता है तो मैं उसमें प्लस माइनस करने का सोचता हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब ITC ही नहीं चल रहा है ना, तो मैं थोड़ी ना उसको निकाल दूंगा, बिकॉज मुझे पता है उनके प्राइस टू अर्निंग है ना, उनके प्राइस टू अर्निंग, उनके बात की जाए ROE से कम है, उनका रिटर्न ऑन इक्विटी इतना जनरेट होता है उनसे कम है। तो आज नहीं भाग रहा है, 2-2.5 साल से एक प्रॉब्लम में है। मदरसा में क्या बोलेगा, बीच में कोरोना क्रैश में 50 तक आ गया था, है ना, अभी वो 250 के लगभग है। तो भाई 1 साल चाहिए, है ना, वो सारा रिटर्न हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको फंडामेंटली अच्छी कंपनी में निवेशित रहना है तो रहिए, और कभी गिरता है तो कॉन्फिडेंटली होल्ड करिए, पैनिक मत करिए। और जितने मैं बॉन्ड्स के बारे में बोल रहे हैं कि सॉवरेन गोल्ड फंड मुझे ठीक ठाक लगता है, और मेरे हिसाब से अगर आप ETF में निवेश करते हैं, गोल्ड ETF में खराब नहीं है, लॉन्ग टर्म का निवेश किया जा सकता है। और यस, आपने सही बोला कि लाल जब मार्केट रहेगा तो उधर पे माल दबोचना ही चाहिए। ओके ढिलोन जी, ये गारवार जो टेक्निकल फाइबर है इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि गारवार के ऊपर बनाइए, बहुत सारे यूट्यूबर्स बना रहे हैं, आप क्यों पीछे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने देखा होगा कुछ दिनों से तो बहुत जगह पे आपको EVs के वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। मैं अभी भी उतना वीडियोस उसको लेकर एग्रेसिव नहीं हूँ, बिकॉज मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, और जब तक मैं रिसर्च फाइनली नहीं होता है तो मैं जल्दी ही उस वीडियो को जल्दी शो नहीं करता हूँ। बिकॉज मेरा एक एडवाइस आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस होल यूनिवर्स, और मैं उसको फॉर्मली बिलीव भी करता हूँ, एक्सेप्ट भी करता हूँ। तो मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, बिकॉज अभी मैं देख रहा हूँ कि टेस्ला का आपने देखा होगा कि $900 से जो शेयर प्राइस है 20% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। लेकिन भारतीय बाजार में जो EV का धूम है अभी तक नहीं उतरा है। तो अभी मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत लोग निवेश कर लेंगे, और फिर से अगर गिर जाता है तो आप बोलेंगे कि सर आपने बताया मैंने निवेश किया, तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं जल्दी ही कार्बर पे अपना कंक्लूजन शेयर करूंगा, और तब दोस्तों मैं अपना व्यू आपसे शेयर कर सकता हूँ। प्लीज़ सजेस्ट 10 डिप फ्री स्टॉक विथ गुड बैलेंस शीट। कितना बार सजेस्ट किया है मेरे STFL टॉपिक में, मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दी है, उसको देखिए, प्लीज़ देखिए रमेश जी प्लीज़, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है।
रजनी जी का क्वेश्चन है कि प्लीज़ गिव योर CAGR वीडियो फंडामेंटल स्टॉक विद 25% CAGR। ठीक है, मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा कि कोई 10 स्टॉक बताए जिनके ऊपर 25% से CAGR जो ROI है उस पर ग्रोथ देखने को मिले। लेकिन यस, मैं ROI को कम प्राथमिकता देता हूँ, मैं ROE को, EPS को, PG रेशियो को, P रेशियो को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। तो मेरे हिसाब से जो भी शेयर के प्राइस में हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है ये मेरे लिए सेकेंडरी होता है, प्राइमरी उनके फंडामेंटल होता है। पर ठीक है, अगर आपको रिटर्न चाहिए तो मैं जल्दी ही इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मैवरी ये क्वेश्चन है कि सर इंडिया मार्ट पे क्या करूं, 7,700 का वेट करूं या फिर डिक्सन जब एक्सपायरी डेट आया उस टाइम पूरा प्रॉफिट बुक कर लूं, क्योंकि एक्स डेट के बाद स्टॉक में गिरावट चालू हो जाती है, उसके बाद खूब भागते हैं ये। यस, बात तो सही है, लेकिन यस डिक्सन जैसे मैंने क्या बताया कि थोड़ा सा गिरावट आपको डर नहीं लगना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप डिक्सन या फिर अच्छे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं तो यस उसमें गिरावट होगी लेकिन रिकवरी भी होगी। लेकिन जो अच्छे इन्वेस्टर हैं कम से कम पूरा माल सेल नहीं करते हैं तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर ही लेते हैं। मेरे हिसाब से 7,700 का आना तो चाहिए इंडिया मार्ट को, लेकिन नहीं आते हैं, बाउंस बैक कर देता है तो 100-200 का आपको लाइक चूना लगा के 1000 का पॉइंट निकल जाएगा। ऐसा मैंने बहुत सारे मेरे मित्र हैं उनको बताया था कि आप चाहें तो दीपक नाइट्राइट पे, IRCTC पे निवेश कर सकते हैं, उन्होंने नहीं किया और सारे महंगे हो गए हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से दोस्तों आपको उतना वेट नहीं करना चाहिए, 100-200 रुपये उतना कोई बड़ा मार्जिन नहीं है। गिरता भी है तो आपको पेशेंटली स्माइल के संग होल्ड करना चाहिए, बिकॉज देखिए अब कोई स्टॉक अपने बॉटम से 200% 100% भाग जाएगा तो 15-20% डिप डिजर्व करता है। दूसरे पैनिक मत करिए, बिकॉज अगर रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, और इक्विटी मार्केट में आपको पता है गारंटी रिटर्न होता नहीं है, लेकिन यस जो रिवॉर्ड उन्हीं को मिलता है जो लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो अमित जी ये क्वेश्चन है कि इन्होंने फ्यूचर रिटेल खरीदा है 100 रुपये में, क्या मीन 100 शेयर खरीदा है 78 रुपये में, क्या करें? वन मैन बैक डबल माइंडेड हो रहा हूँ, लॉस में निकल जाऊँ या फिर वेट करूँ, ज़्यादा लॉस ना हो जाए? देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इन सब स्टॉक पर निवेश करते हैं तो ये सब न्यूज़ पे चलते हैं, तो अगर आप वेट किए हैं तो एक और वेट कर लीजिए, बिकॉज SC का कुछ वर्डिट आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का। अगर वो वर्डिट इनके फेवर में आ जाता है तब इतना जब वेट किए हैं तो इनका कम से कम वेट कर लीजिए कि अगर जो निर्णय है इनके पक्ष में आता है तो ऑफकोर्स मल्टीपल सर्किट लगेंगे, उधर पे एक एग्जिट पॉइंट हो सकती है। नेक्स्ट टाइम अच्छे ग्रोथ स्टॉक पे ही निवेश करा कीजिए। एनीवेज आप देख सकते हैं कि सत्यजीत जो क्वेश्चन है, सत्यजीत राउत, ओके सर कुछ स्टॉक में बड़े लोअर लेवल में लिया हुआ हूँ, अब लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट है, अब वो हाई लेवल में जा चुके हैं, मुझे उसे हाई लेवल में एक्मोड करते रहना चाहिए, इससे उसका एवरेज कॉस्ट भी बढ़ जाता है, बाइंग लेवल मुझे क्या जस्टिफाई करना चाहिए? तो भाई अगर आपको लगता है कि बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक 200 का स्टॉक 100 का स्टॉक 5,000 जा चुका है, अगर आप सोचेंगे कि नहीं भाई छोड़ दो इससे मेरा एवरेज बढ़ जाएगा, ठीक है आपका एवरेज बढ़ेगा मानता हूँ, लेकिन वो क्वांटिटी से बढ़ती है ना। तो इधर पे ये मत सोचिए कि आपको बॉटम में ही खरीदना है, वैसे तो आपको बल्क करना पड़ेगा। तो SIP का मतलब यही होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की, आप हर एक लेवल से बाई करते हैं, लॉन्ग टर्म में कॉर्पस बिल्ड करते हैं, एक एसेट क्रिएट करते हैं और अपना एक अच्छी कंपनी में स्टेक रखते हैं, भले वो छोटा ही क्यों ना हो। तो इसलिए मेरी एक ही से मेरी स्ट्रैटेजी होगी, जो लोग सोचते हैं कि भाई अपर में एवरेज ना करूं एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, गलत स्ट्रैटेजी है। लॉन्ग टर्म तक अच्छे खासे बिजनेस को होल्ड करिए, बिकॉज आपने देखा होगा दीपक नाइट्राइट को 250, 300, 400, 500 पे जिन्होंने एवरेज नहीं किया, अब जो 1500 हो गया तो वो स्टॉक अगर बढ़ेगा तो आपके प्राइस भी बढ़ेंगे, आपके क्वांटिटी से बढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, और आपके स्टेक भी बढ़ेंगे। और कभी उनको बोनस अनाउंस होता है, स्प्लिट अनाउंस होता है, तो भाई बहुत ज़्यादा मल्टीपल बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म निवेशक को। तो मेरे हिसाब से आप हमेशा SIP करते रहिए, ये भूल जाइए कि भाई आपको क्या एवरेज देखने को मिल रहा है। जस्ट डायल के ऊपर इन्होंने बोला है अमित कपूर जी और गांधी साहू की जी का क्वेश्चन है कि भाई इंडिया मार्ट क्या बनेगा क्या प्लीज़? देखिए इंडिया मार्ट ये गलत क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट ये डिक्सन बनेगा, ऑफकोर्स हम लोग ये बोलते हैं कि बन सकता है, लेकिन इंडिया मार्ट का लेवल कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। और बात की जाए इंडिया मार्ट का EPS हो गए, ROE हो गए, वो ज़्यादा बेहतरीन। जस्ट की बात की जाए तो इनके फिनेंशियल्स अच्छे हैं, B2B में निवेश कर चुका है, तो अगर आप होल्ड करते हैं तो मेरे फिनेंशियल्स पे नज़र रखें, थम्स अप है दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए सोचिएगा तो जस्ट मुझे ख़राब नहीं दिखाई पड़ता है। और हो सकता है कि भाई 2 साल एक रेंज बाउंड रहे, फिर भागे गिरे और तीसरा साल एकदम बम्पर टर्न देखने को मिल जाए, यही होता है। कंपनी अच्छी है, चाहे तो निवेश कर सकते हैं, इंडिया मार्ट काफ़ी महंगा स्टॉक है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरी फर्स्ट प्राथमिकता इंडिया मार्ट ही हो सकती है। हेलो सर, कैसे हो आप? एकदम बिंदास। सरदुल जी कैसे हो आप, ये बताइए पहले। HDFC बैंक, कोटक बैंक, मुथूट फाइनेंस, दीपक नाइट्राइट, ये सारे शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है। बॉट ऑल दिस व्हेन निफ्टी वॉज 10,000 लेवल, मुझे थोड़ा और क्वांटिटी ऐड करना है, क्या होंगे इनके MOS एंट्री लेवल ताकि मैं GTT ऑर्डर लगा सकूँ? थैंक यू इन एडवांस। ओके सरदुल जी, बहुत सारे क्वेश्चन आपने पूछ लिए हैं, तो इधर पे MOS देखना पड़ेगा चार्ट पे क्या निकल के आ रहा है। और तो मेरे हिसाब से आप स्टॉक फटाफट सीरीज को फॉलो करते हैं, आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं, तो आराम से उधर पे मैं स्टॉक फटाफट में बोलता हूँ कि खरीदना है तो उधर पे खरीद सकते हैं, और अच्छे स्टॉक्स को आपने ही जगह दी है पोर्टफोलियो में। गॉड ब्लेस यू। SUV फार्मा ऑफकोर्स अच्छी कंपनी है और लेवल पे आ चुका है, प्लीज़ बताइए सर ये कंपनी कैसी लगती है? सुविन फार्मा टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने एनालिसिस करी थी, मुझे कंपनी ठीक ठाक लगी थी, और ये CMP ख़राब नहीं है,
आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म तक ऐड करना होगा तभी इसको ऐड करिएगा, वरना इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए। आदिल जी, कंपनी अच्छी है। प्रदीप जी क्वेश्चन है सर प्लीज़ इंडियन एनर्जी EX लिमिटेड IEX वीडियो बनाइए प्लीज़। ओके, अच्छी कंपनी है, मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा। इसको लेकर मेरे पास 3 रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। आई हैव ITC, अच्छा गुड क्वेश्चन है। सनून जी क्वेश्चन है आई हैव ITC 185 के भाव पे 20 क्वांटिटी, आई विल बाई मोर, आई विल बाई ITC विल कम अराउंड 200 रुपये। आई हैव नो एक्सपोज टू IT स्टॉक इन अ पोर्टफोलियो, बेस्ट IT स्टॉक इन प्रेजेंट मार्केट एंड देयर बाइंग लेवल ऑफ कॉस्ट गो फॉर इन्फोसिस, है ना। मुझे लगता है कि इन्फोसिस अभी भी बहुत ग्रोथ बाकी है उसमें। इन्फोसिस में पहला भी शेयर मैं बायस नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत अच्छा स्टॉक है। चाहे तो इन्फोसिस को इस लेवल बाई कर सकते हैं। बीच में 1250 के लगभग आया था, फिर नॉट रॉन्ग, जब निफ्टी गिरा था 3-4%। तो ऐसे गिरावट पे ऐड करिए, नहीं भी करते तो ऐसे भी कंटिन्यू करिए। और 200 का वेट करें ITC का, होप सो गॉड ब्लेस यू, मिल जाए, कंपनी अच्छी है। सर राजीव जी क्वेश्चन है कि सर 2-3 स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेड बताइए। मैं कितना बार बताता हूँ भाई, स्टॉक फटाफट प्लीज़ फॉलो करिए। उधर मैं 25-30 स्टॉक को फॉलो करता हूँ, और आप सबको मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि कम से कम वो वीडियो को मिस मत करिए। मेरे सब वीडियो को मिस कर दीजिए, लेकिन जो एजुकेशनल वीडियोस होते हैं, स्टॉक फटाफट है, उन सबको मिस मत करिए। उसमें मैं बहुत टेक्निकल, फंडामेंटल और बहुत सारा साइकोलॉजी भी यूज़ करता हूँ। आप सबको लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। मोनिका जी क्वेश्चन है कि सर इज इट गुड टाइम टू बाई ICICI बैंक, एयरटेल, मुथूट फाइनेंस। आगे इन्होंने बोला है दीपक नाइट्राइट, SBI, टाटा मोटर्स। ओके, गो विथ ICICI बैंक, एयरटेल, मुझे तो कुछ है तो ऐड कर सकते हैं। गिरावट संभावना है। दीपक नाइट्राइट कम से कम थोड़ा 5% वेट कर सकते हैं। एक डिप आएगा तो GDT कम से कम इस लेवल से 5% डाउन लगा के रखिए, कम से कम 3% तो लगा के रखिए। वो मुझे लगता है कि आइडियल टाइम होगा, बिकॉज इस लेवल पे मैं दीपक नाइट्राइट पे अगर आपकी जगह होता निवेश नहीं करता है। SBI की बात की जाए तो बहुत लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिएगा, तब 375 के नीचे ले सकते हैं। बेस्ट बैंक लेवल अभी मुझे लगता है 360 के नीचे ही है। लेट्स से उधर पे आता है कि नहीं। टाटा मोटर्स में क्लियर कट अवॉइड मीन्स अभी अवॉइड करूंगा, बिकॉज इसमें बहुत रैली आ चुकी हैं। अब ये इधर से हज़ार ही भाग जाए, आई डोंट केयर, बिकॉज जिसमें बहुत, अब गाड़ी छूट गई तो गाड़ी छूट गई है ना। अब ऐसा नहीं कि हमको हर एक स्टॉक पर सवारी करनी है। जो स्टॉक अपने रडार पे आए सही है, चले गए, टाटा बाय बाय। अपने अंदर से फोमो हटाइए, और मैं जल्दी ही इसका बाइंग लेवल आपसे डिस्कस कर दूंगा कल के दिन, जब मैं स्टॉक फटाफट को लेके आऊँगा। आर के जी क्वेश्चन है कि सर यू आर ग्रेट एडवाइजर। ओके, थैंक यू सर। व्हाट्स योर व्यू एक्सपेक्टेड इन LNT इन 10 ईयर्स। लार्सन टोब्रो देखिए बहुत ही, आपको पता है कि बड़ी कंपनी है, एक ब्लू चिप मल्टीपैकर रही है, भारत की इकोनॉमी में सीधा कंट्रीब्यूटर है, कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा व्यापार है इनका। तो अगर आप 10 साल इसको होल्ड भी करते हैं तो मेरे हिसाब से 15 से 17% CAGR आप उम्मीद कर सकते हैं गुड केस में। बेस्ट केस की बात की जाए तो 20% दोस्तों मुझे ज़्यादा ही लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म का निवेश किया जा सकता है। ओके, तो माई कोर पोर्टफोलियो इज कंप्लीटेड एंड इन प्रॉफिट, सो प्लीज सजेस्ट 2-3 मिड कैप विथ हाई रिस्क। ओके, हाई रिस्क वाला है। ओके, फॉर जीरो और हीरो गॉट 1 लाख एक्स्ट्रा कैश फॉर दिस विच आई बुकड इन प्रॉफिट। ओके, गुड स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो मैं जल्दी ही हीरो या फिर जीरो वाला लाऊंगा, जहाँ मैं सोच रहा हूँ। बट मुझे बनाने में थोड़ा डर भी लगता है, बिकॉज बहुत ऐसे लोग हैं जो सीधा लालच में आके निवेश कर देते हैं। मैं चाहता नहीं हूँ किसी का एटलीस्ट कैपिटल नुकसान हो, प्रॉफिट में कमी आ जाए, इट्स ओके, वो हम लोग रिकवर कर लेंगे, लेकिन कैपिटल इरोड नहीं होना चाहिए, बिकॉज कैपिटल ही आपको बचाता है। तो ठीक है, अगर आप लोग रिस्क लेने रेडी हैं, अगर आपको सबका रिक्वेस्ट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी ही इसके ऊपर रिस्क वाला वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ। भाई ये सब मैं देखता हूँ कि बहुत लोग जंप नेटवर्क को शॉर्ट टर्म के लिए लाइक प्रमोट कर रहे हैं। इन सब लोगों से एकदम दूर, है ना। प्लीज़ डोंट माइंड, अगर आप इंडिविजुअल ही हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर भी रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जंप नेटवर्क इस पे टारगेट देते हैं, तो इन सब कमेंट को अवॉइड करिए और इन सब कंपनी से एकदम दूर रहा करिए। गोची जी ये क्वेश्चन है, गोची जी। तो भाई नमस्ते, नमस्कार जी। 18 का हूँ, अरे वाह। फ्यूचर स्टॉक मार्केट बनाना चाहता हूँ, आगे क्या पढ़ाई करूँ जो मुझे हेल्प करे। वैसे तो मैं आर्ट साइड का हूँ, डिग्री करूँ या फिर नहीं करूँ, कन्फ्यूज हूँ। ठीक है, देखिए डिग्री के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो शूट करूँगा कि एक बिगनर्स के लिए, अगर आप 12 क्लास में हैं, 11 में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, करना क्या चाहिए। मैं अपनी बात करूँ तो ऑफकोर्स तो मेरे पास इंजीनियरिंग का भी डिग्री है, फाइनेंस का भी डिग्री है, बिकॉज मैंने पहले इंजीनियरिंग करी थी, उसके बाद मैंने फाइनेंस में भी अच्छा खासा लाइक उसका कोर्स करा है, अच्छी खासी डिग्री भी रखा हुआ हूँ। प्लीज़ मैं अपने बारे में जल्दी बताता नहीं हूँ, बिकॉज मुझे ये सब बताना पसंद नहीं आता, बिकॉज मैं थोड़ा सा अपना कंजर्वेटिव रखना चाहता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं, इवन मैंने देखा कि सर अपना इमेज क्यों नहीं दिखा रहे हो, आप स्कैमस्टर हो, फ्रॉडस्टर हो। ठीक है भाई, इमेज देख के क्या फ़ायदा है ना। नॉलेज शेयर करने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका कुछ भला हो जाए, है ना। तो मेरे हिसाब से ठीक है, अगर आपने पूछा है एज ए बड़े भाई हिसाब से, बिग ब्रदर हिसाब से, मैं ज़रूर आपका ये हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मेरे हिसाब से देखिए साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी फिनेंस का नॉलेज भी थोड़ा ज़रूरी होता है। वैसा नहीं कि फिनेंस का नॉलेज नहीं है तब नहीं कर सकते हैं। अपना कॉमन सेंस को अप्लाई करके, हमारे वीडियोस से सीख के, तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। लेकिन सारे बिगनर्स के लिए कौन सा कोर्स हो सकता है। बहुत लोग BBA करते हैं, BCA करते हैं, बहुत लोग MBA भी करते हैं, बहुत लोग CA भी होते हैं। तो वो सब
ऑफकोर्स फिनेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आप आर्ट्स के हैं तो उसे फिनेंस में डुबकी मारना कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। मेरे हिसाब से डिग्री मैटर करती है, लेकिन उतनी भी नहीं। आपको कॉमन सेंस स्टॉक मार्केट में ज़्यादा मैटर करता है। 18 के हैं तो पहले मार्केट को सीखिए, फंडामेंटल टेक्निकल, और अगर कुछ हेल्प लगता है तो आपके लिए दोस्तों एसटीफिल हमेशा साथ ही रहेगा। साहिल जी क्वेश्चन है कि राकेश झुंझुनवाला जी का लक है फिर हार्डवर्क है। देखिए लक या फिर हार्डवर्क नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा एक्शन। राकेश झुंझुनवाला जी ने जब निवेश किया था, बहुत लोग बोलते हैं कि लकी है, ये है वो है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई दीपक नाइट्रेट ने 5 गुना पैसा बनाए, नवीन फ्लोरिन ने 5 गुना पैसा बनाए, डिक्सन ने 6 गुना पैसा बनाए, क्या आपने सवारी किया? नहीं ना किया, बिकॉज आपने एक्शन नहीं लिया। तो अगर आप किसी को बोलते हैं कि वो लक है, तो भाई वो लोग एक्शन टेकर है। अच्छी क्वालिटी स्टॉक पे ऑफकोर्स पैसा बनता है, लेकिन कभी कभी पैसा डूबता भी है, कोई कंपनी आपके अगेंस्ट चली जाती है। तो राकेश झुंझुनवाला का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो बोले भी हैं कि अगर मेरे अगेंस्ट में कोई काम होता है तो मैं उसमें उफ नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने गलती की है। तो आप किसी को लाइक एफर्ट को लक नहीं बोल सकते। उन्होंने बहुत अपने बाल पकाए हैं भैया, उनके सारे बाल वाइट हो गए हैं। आपने देखा कि बहुत स्ट्रगल भी किए। और उनका मैं प्रेडिक्शन देखा भी निफ्टी को लेकर, जब निफ्टी 8,000 पे था, उन्होंने बोला भी था कि भाई दिस इज़ द मदर ऑफ ऑल बुल रैली, और ये बात सही देखने को मिली। तो यस, अब ये एक्सपीरियंस से आता है, बहुत पुराने इंसान हैं, तो लक बोलना सही नहीं होगा। बिकॉज केस स्टडी के बारे में बात बोलूँ तो ऑफकोर्स उनके टाइटन के पैसे बहुत मल्टीपल टाइम्स हुए हैं, लेकिन ऐसे बहुत बिजनेस में उन्होंने पैसे कमाए हैं जो उनका हार्डवर्क भी है, उनकी रिसर्च भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनका एक्शन भी है। तो एक्शन टेकर रहिए। बहुत लोग मैं देखता हूँ कि किसी को पैसे को लक बोलते हैं, वो दोस्तों मुझे पसंद नहीं आता है। बिकॉज इस एफर्ट भी है, लक तो होता ही है, लेकिन ऑलवेज जो लक होता है वो ब्रेव को ही सपोर्ट करता है मेरे हिसाब से। ओके, तो जेपी जी क्वेश्चन है कि सर प्लीज आंसर दिस, व्हाई डू यू से फॉर सम शेयर नेवर सेल कैटेगरी? फॉर एग्जांपल, इफ आई वुड हैव बाई sold ITC at 235, now I can buy same number of shares at 210. Okay, good question. Then I made profit by selling. Why should I not book profit and never sell? I am beginner so want to learn. Okay, ठीक है, मैं आपका एक सीधा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे थे जब IRCTC 1350 पे मैंने किसी को बोला था खरीदने के लिए, सबको बोला कि आप चाहे तो खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद रहा हूँ। 1600 पे गया, वो 1600 से 1400 पे आ गया था। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर आपकी वजह से, आपने बोला ठीक है, लाइक अच्छा स्टॉक सजेस्ट किया, MOS पे बोला, लेकिन आपने क्यों प्रॉफिट बुक करने के लिए नहीं बोला? आज देखिए वो स्टॉक में मैं 200 कमा सकता था, लेकिन वही देखिए जिन्होंने फेथ किया, भरोसा किया, आज वो स्टॉक 2000 का हो गया है ना। अच्छे क्वालिटी स्टॉक पे बैटिंग करते रहिए, निवेश होगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करते चलिए, जैसा कि मैं ट्रेडर भी हूँ और लॉन्ग टर्म निवेशक भी हूँ। मैं बहुत ही एग्रेसिव फ्यूचर्स पोजीशन बनाता हूँ, इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। अब फ्यूचर के बारे में मत पूछिएगा, बिकॉज मुझे फ्यूचर और मीन्स ऑप्शन भी मुझे अच्छा लगता है, कि फ्यूचर्स में काम करना ज़्यादा बेटर लगता है, और स्विंग ट्रेड भी मुझे करना पसंद आता है, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी फंड रहते हैं, लिक्विड फंड भी रहते हैं, कैश भी अवेलेबल है, FD से बहुत सारे पैसे भी हैं। मीन्स जैसे कि मैंने IDFC फर्स्ट बैंक में अकाउंट खुलवा कर रखा है, तो मेरे पास लिक्विड पैसे रहते हैं। तो कभी मौका मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है, मैं निवेश कर देता हूँ। और मुझे टारगेट यही रहता है कि भाई चलो 100 रुपये कमाना है, निकलना है। तो आप 2 पोर्टफोलियो मेंटेन करिए, एक में लॉन्ग टर्म निवेश का, उसमें कुछ नहीं करना है, और एक में शॉर्ट टर्म का। अपने प्रॉफिट को बुक करते चलिए, प्रॉफिट को बचाना भी एक पार्ट होता है, लेकिन यस, आप एक ही पोर्टफोलियो में स्विंग ट्रेड, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, हेजिंग, फ्यूचर्स ये नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग रोल खेलना पड़ेगा, जस्ट लाइक द बहुत सारे मल्टीपल रोल्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से एक पोर्टफोलियो में करना बहुत ही मुश्किल है, और मैं उनके लिए बोलता हूँ नेवर सेल वाले, जिनको मीन्स लॉन्ग टर्म में पैसा चाहिए, कंपाउंडिंग इफेक्ट चाहिए। अब जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनके लिए तो उसमें कोई कमेंट्री नहीं है, आप चाहे तो खुद ही अपने प्रॉफिट को बुक करते चलिए। ये उनके लिए हैं जो लॉन्ग टर्म तक स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो मेरे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, मैं उसको छूता भी नहीं हूँ। और जो लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो है दोस्तों, उसको भी मैं कभी कभी 6 महीना में, 8 महीना में थोड़ी बैलेंसिंग करने की कोशिश करता हूँ। निफ्टी दोस्तों रिबैलेंसिंग होता है ना, तो भाई मुझे भी करना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। लेकिन शॉर्ट टर्म वाला एकदम टारगेट रहता है, हिट होना है तो एकदम निकलना है, प्रॉफिट को बचाना है। तो अगर आपको ऐसा अप्रोच है तो भाई मेंटेन 2 डिफरेंट पोर्टफोलियोज। ओके, ललित जी क्वेश्चन है कि मैंने हर वीक 4-5 शेयर उठाने स्टार्ट किए हैं दीपक नाइट्रेट, टोटली भी 15 स्टॉक हो चुका है, और 200 करना है, 5 ईयर्स में होल्ड करूंगा, क्या ठीक रहेगा? बिंदास रहेगा भाई, दीपक नाइट्रेट अलग ही लाइक स्टॉक बन चुका है। अंकित जी क्वेश्चन, योर व्यूज ऑन इंडसइंड बैंक, ग्रेफाइट इंडिया। ठीक है अंकित जी, इंडसइंड बैंक को लेके अगर आप इनके NPA से खुश हैं तो जा सकते हैं। ग्रेफाइट इंडिया में स्टडी नहीं करी है, अगर आपका रिक्वेस्ट है तो मैं करूँगा। देशा जी को नमस्कार जी, हेरम्बा का क्या व्यू है? हेरम्बा खराब कंपनी नहीं है, PI इंडस्ट्रीज हमारी प्रथम प्राथमिकता है, लेकिन हेरम्बा ही बहुत ही अच्छी कंपनी आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे फाइनेंस कितना गिर सकता है चेयरमैन का न्यूज़ की वजह से? कल मैंने वीडियो कवर की है, जाकर देख लीजिए, गिरे तो भाई आपके लिए मौका हो सकता है। सुशांत जी क्वेश्चन है कि सर जैसे आपने 2 सेक्टर रेलवेज़ के 20,000 50,000 के लिए वीडियो बनाए हैं, वैसे ही एक बाकी सेक्टर के लिए बना सकते हैं। और ठीक है, मैं जल्दी ही बनाऊंगा, बिकॉज मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आपको बेटर से बेटर गाइडेंस दे पाऊँ, चाहे वो
50,000 का संपन्न पोर्टफोलियो हो जाए, फिर 1 लाख का। मैं जल्दी ही 5 लाख का बनाऊंगा, बट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। धीरे धीरे सीखने की कोशिश करिए, लॉन्ग टर्म तक जाना है और अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना है। थम गॉड के क्वेश्चन है कि हाई बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कैसा है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप टाइम दे सकते हैं तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मिड कैप कैटेगरी से। शशांक मिश्रा जी क्वेश्चन है कि सर आईटीसी क्यों बुला रहा है, इसमें क्या रैली आएगी या फिर नहीं? देखिए, रैली आए ना आए वो तो किसी और पर डिपेंड करता है कि मार्केट में शेयर का डिमांड कैसा है, बट हमें अपने फंडामेंटल पे यकीन होना चाहिए। मुझे ऐसी कंपनी मिल रही है जिनका आरओई इनका प्राइस होल्डिंग से बेटर है, तो भाई मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। रैली नहीं आए मैं खुश हूँ कि भाई शेयर कभी ख़त्म नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन रिवॉर्ड जब टाटा मोटर्स भाग सकता है, एसबीआई भाग सकता है, तो भाई इसका भी टाइम ज़रूर आएगा। ओके, एक अंडर वैल्यू स्टॉक बताइए जो केमिकल स्टॉक का है। ठीक है, मैं बताता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें तो रिस्क है। बालाजी अमाइंस मुझे लगता है कि एक गेम चेंजर हो सकता है, तो इस पर आप थोड़ा रिसर्च करिए और ध्यान लगा सकते हैं। गजानन पटेल जी क्वेश्चन है कि सर थैंक्स फॉर अवर सपोर्ट। ओके, थैंक यू एसबीआई कार्ड, दीपक यूनाइटेड, एचडीएफसी मुथूट, इफ यू कैन टच 5,000, 5 शेयर के सब 10 शेयर भी पार करेंगे। ठीक है, बस होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। एंड प्लीज़ गिव अस वन वीडियो फॉर नेवर सेल कैटेगरी 10 से 15 स्टॉक। देखिए, जितने भी आपने स्टॉक के नाम बताया ना, ये सारे मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक है, सही बता रहा हूँ। सारे मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, तो मेरा फर्स्ट स्टॉक है ना। मैं अपने पोर्टफोलियो का भी स्टॉक शेयर करता हूँ, कभी मैं अपना प्रॉफिट भी बताता हूँ, लेकिन यार उससे इंस्पिरेशन लीजिएगा। मैं देखता हूँ बहुत लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो ठीक है, इट्स ओके, मुझे वो कोई बॉदर फील नहीं होता है, बट आपका रिक्वेस्ट रहेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने पोर्टफोलियो कैसे रिबैलेंस करता हूँ फिनेंशियली, उसको मैं बताऊँ। तो जितने भी स्टॉक आपने बताए हैं, 5 शेयर छोड़ दोस्तों, 10 हट जाएगा। आपके पास पेशेंस होना चाहिए, इसको होल्ड करिए फॉर लॉन्ग टर्म। तो सिद्धार्थ जी का क्वेश्चन है, सिद्धार्थ भाई क्या क्वेश्चन है, आई हैव कैटरे क्या कैरियर रेटिंग। अच्छा, इसको मैं ट्रैक नहीं करता हूँ, मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन चाहे तो एशियन पेंट्स और एचयूएल बजा सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है। ब्लॉगर जी क्वेश्चन है कि सर जीरोधा का पूरा फंड क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए, ऐसा क्या होता है ना, सेटलमेंट डेज होता है, आप जिस दिन बेचेंगे T+2 डे के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो पूरा पकड़ चलिए कि 7 दिन तक आप, बीच में अगर वीकेंड्स आ जाता है तो उसके बाद ही आप कर सकते हैं। तो अगर आप अभी बेच दिए तो कुछ मत करिए, 4-5 दिन के बाद जब वीकेंड चला जाए तो विड्रॉ करिएगा, तब पूरा पैसा आपका आ जाएगा ज़रूर हमें। चिराग जी क्वेश्चन है कि हाँ, ये 1500 शेयर्स ऑफ IFC आई वांट टू ऐड 1500 विच इज़ द बेस्ट एड, करंट मार्केट प्राइस इज बेस्ट, गो फॉर इट। और मुझे लगता है कि ये और भी आने वाला टाइम अच्छा कर सकता है। नेगेटिव न्यूज़ को क्लच करिए, कंपनी में कोई एनपीए नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल सुपर्ब है, और गिरे तो आपका मार्जिन फिफ्टी बढ़ता जाता है। देखिए, बॉटम किसी को नहीं पता होता है, हमें ऐड करते रहना है। तो 1500 नहीं भी खरीदना तो 500 करंट मार्केट प्राइस पे खरीद लीजिए, ₹1 डाउन होगा तो और खरीद लीजिएगा। लिस्टिंग गेन ऑफ NTR, बहुत ही अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, और जिनको मिलेगा भाई वो लकी होंगे। 5 शॉट अप्लाई किए हैं, आई होप आई विश कि आपको मिल जाए, गॉड ब्लेस यू। संजीवन जी क्वेश्चन है, ये मेरे बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं, सर एक क्रैश में हिट यूएस एनी टाइम एंड लकली 2020 हैज़ शोन अस अ ग्रेट लेसन। सही में बहुत लेसन सीखने को मिला, बिकॉज 2008 का क्रैश हम लोग ने नहीं देखा था, 20 का देखा है। ठीक है, इन अ मंथ लेट्स से वी हैव एक्स अमाउंट, हाउ मच ऑफ इट शुड गो टू म्यूचुअल फंड, इक्विटी, स्टॉक मार्केट, टू अ पूल विच इज़ टू बी केप्ट इन्वेस्टिंग फॉर अ मार्केट क्रैश। ओके, अगर आपके पास 100 रुपये है ना, तो मैं बोलूँगा बस 20 रुपये ही निवेश करो, और उसके बाद एक डिप पे निवेश करते जाओ। 20 रुपये मैं इस मंथ के लिए बोल रहा हूँ, है ना। 20 रुपये चाहो तो इस मंथ में 10 रुपये भी निवेश कर सकते हो आप, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में 10 रुपये निवेश कर दो। और कहाँ निवेश करो, STFL टॉपिक विथ MOS। अब सिंपल सी बात देख रहे हैं, HUL नहीं भाग रहे हैं, है ना। अब रिलायंस भाग के मीन्स गिर के निकल गया, ओके, तो अगर आपके हाथ से निकल गया इट्स ओके। HUL आ गया है, एशियन पेंट्स आ गया है, मुफ्त फाइनेंस भी गिरने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो सब ऐड करते रहिए। और 100% का ही पैसा नहीं लगा सकते हैं। और म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो मेरे हिसाब से अगर आप बहुत डिफेंसिव खेलना चाहते हैं तो आपका एलोकेशन म्यूचुअल फंड में थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप अच्छा से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं तो थोड़ा सा म्यूचुअल फंड को एक्सपोजर कम देकर रखें। बट म्यूचुअल फंड में निवेश करना भी इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए जो मार्केट को ट्रैक नहीं करते हैं। और अगर गिरे तो मेरे हिसाब से, अगर मार्केट गिरे 8-10% कभी मार्केट क्रैश हो, तो अगर आपको एकदम स्मार्ट प्लेयर हैं तो इंडेक्स फंड में पैसा लगा दीजिएगा, पैसे हो जाएंगे। लेकिन यस, कम से कम अगर इस कंडीशन में मैं बोलूँ तो 30% से ऊपर पैसा मत लगाइएगा, 70% कैश इन हैंड रख सकते हैं। इंडिगो पेंट में करना क्या है, होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म तक, क्योंकि पेंट सेक्टर में अभी थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, बट ग्रोथ अच्छी है। चाहे तो लॉन्ग टर्म तक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और चाहें तो एशियन पेंट को भी थोड़ा सा माल एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसके बाद मैं नहीं ले पाऊंगा बिकॉज ऑलरेडी वीडियो 40 मिनट के हो चुके हैं। सो मेहल क्वेश्चन है कि आई एम इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक करंटली, आई हैव इन्वेस्टेड 50-50 बोथ, सो माई पोर्टफोलियो इट इज़ पॉसिबल टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट then mutual fund using 1 crore with STFL now. In mutual fund I am doing lump sum when we have dip, okay, same way in stock by your reference stock फटाफट वीडियो, ओके, एकदम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म तक। म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट ही पैसा बनाएंगे इक्विटी मार्केट में। इस म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर रखते हैं, आपको डर नहीं रहता है, बिकॉज उसके लिए एक स्पेसिफाइड क्वालिफाइड बात की जाए फंड में अपॉइंट होते हैं। लेकिन अपना अगर स्टॉक मार्केट में निवेश करते भी हैं तो ऐसा बात नहीं कि आपको STFL टॉपिक में ही निवेश करना है। STFL टॉपिक में निवेश करते हैं तो आपकी गारंटी से पैसे बनेंगे,
डूबते भी हैं तो 10 में से एक आध में झटका लगेगा, लेकिन 8-9 में हम लोग बहुत पैसा कमा लेंगे। तो एसटीएफएल टॉपिक इसलिए मैं बोलता हूँ बिकॉज़ उनको मैंने बहुत स्टडी किया होता है, फाइनेंशियल बहुत ही अच्छे होते हैं, और मैं सबको अपना एसटीएफएल टॉपिक में नहीं रखता हूँ, बहुत स्टडी करने के बाद उसको मैं रखता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये स्टडी सही है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। 15 साल में ऑफ कोर्स 1 करोड़ क्या 2 करोड़ बन सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी भाई लाइक स्टॉक फटाफट सीरीज तो छोड़िए दोस्तों, वो तो हमेशा आते रहती है, उसमें मैं बहुत सारी न्यूज़ कवर करता रहता हूँ, लेकिन यस क्यूएनए सीरीज़ मैं कोशिश करता हूँ हर वीक लाता रहूँ। तो कैसे लगी क्यूएनए सीरीज़ इस वीक की ज़रूर बताइए। जी हाँ, मेरे पास उतनी एनर्जी नहीं है बिकॉज मेरा थोड़ा सा लाइक बॉडी थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था, मुझे पता नहीं था कि मैं वीडियो बना पाऊंगा या फिर नहीं बना पाऊंगा, बट आपका जो प्यार है ना मुझे मजबूर करता है कि आपसे लाऊं, इसलिए मेरी थोड़ी वॉल्यूम आज कम दिखाई पड़ रही है, बट इट्स ओके दोस्तों, प्रॉमिस मैं अपना एफर्ट कभी कम नहीं करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है इसको ड्रॉप करना भूल, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।